प्रोडक्शन जब फैक्ट्री डालते हो तब शुरुआत पे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये खाली एक फैक्ट्री शुरू करते वक्त ही लागू होगा। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट प्लानिंग का सब्जेक्ट आपको काम आ सकता है। उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हैं, उसकी टेक्निक्स हैं। PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, there is critical path method, CPM, there is Gantt chart, GNTT chart, which tells you about the timeline of it। तो कोई प्रोजेक्ट को टाइम और कॉस्ट बजट के अंदर कैसे ख़त्म करना, कुछ एक्टिविटीज़ को क्रैश की जा सकती है कि नहीं, क्या इतना ही टाइम लगेगा या कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है। कभी कभी एक एक्टिविटी होने के बाद ही दूसरी एक्टिविटी होगी, कभी कभी साइमल्टेनियसली इन पैरेलल भी एक्टिविटियाँ हो सकती है। तो ये सारा प्लान करके, मैप आउट करके आप प्रोजेक्ट को ढंग से टाइम और कॉस्ट के बजट के अंदर ख़त्म कर सकते हो। और ये एक फैक्ट्री सेटअप करते वक्त भी यूज़फुल रहेगा और कोई भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। इसके अलग अलग मेथोडोलॉजी, टूल्स, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल हैं। हर वो टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बहुत सारे अभी अवेलेबल हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्या आपका प्रोसेस के किसी केमिकल, जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स टाइप का कुछ है तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बंद ही नहीं होता, 24/7 चलता ही रहता है। मे बी कभी कभी शट डाउन लेते हैं वंस इन अ ईयर, बाकी नॉन स्टॉप प्रोडक्शन एंडलेसली चालू रहता है, उस टाइप का है। और उसको फिर कंट्रोल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, स्काडा सिस्टम वगैरह से। स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, एक जगह से डाला दूसरी जगह से माल बाहर निकला, काइंड ऑफ अ थिंग। मास प्रोडक्शन है जिसमें आप एक ही टाइप की आइटम बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हो, बल्क में बनाते हो, बहुत सारी बॉल पॉइंट पेन्स, बहुत सारी बॉल बेरिंग्स बनाते हो, बैच में बनाते हो। तो पर्टिकुलर ऑर्डर साइज़ रहती है कि इतने मिनिमम क्वांटिटी होगी तभी प्रोडक्शन इकोनॉमिकल रहेगा। तो तभी क्या ऑर्डर बैच साइज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक लॉट साइज़ होनी चाहिए, उसके भी कंसिडरेशन होते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है टाइप की है, प्रोजेक्ट है कि एक ही इक्विपमेंट, बड़ा इक्विपमेंट बनाना है, उस टाइप का। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। असेंबली लाइन प्रोसेस में मास प्रोडक्शन होता है, जैसे हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल में किया था कि मास प्रोडक्शन करो, कन्वेयर बेल्ट है, घूमता रहता है और एक आदमी सिर्फ एक ही काम करता है और बहुत सारी गाड़ियाँ, मॉडल टी उसने बनाई। इसमें स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, एक आदमी इतना ही करता है और वही करता रहता है रिपीटेटिवली। उसमें वॉल्यूम आउटपुट ज़्यादा मिलता है लेकिन आदमी बोर हो जाता है बिकॉज वो एक ही चीज़ कर रहा है। जबकि उससे अलग अप्रोच, एक टीम्स अप्रोच सोचा गया है जिसमें एक टीम एक पूरे प्रोडक्ट को बनाती है, तो टीम के लोगों को खुशी रहती है कि भाई वो पूरा प्रोडक्ट बनाते हुए इन्वॉल्व रहते हैं और देख सकते हैं। लेकिन इसमें शायद क्वांटिटी आपको इतनी नहीं मिलेगी। ये दोनों अप्रोच को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन ये एक अप्रोच कभी कभी कहीं कहीं पे ट्राई किया गया है प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड करने के लिए। सो जॉब शॉप काइंड ऑफ अ थिंग है जिसमें आप अलग अलग पार्ट्स सेम प्रोसेस में गुजरे, ऐसा नहीं है। कोई वेल्डिंग के लिए कोई पार्ट जाता है, कोई पार्ट मशीनिंग के लिए जाता है, किसी की हीट ट्रीटमेंट होती है, किसी के 2-3 प्रोसेस होते हैं, किसी का एक ही होता है, किसी का 2 होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से वो मूव करता है और फाइनली सब इकट्ठा होकर उसको असेंबल किया जाता है। तो ये जॉब शॉप टाइप का हुआ, वर्कशॉप, जॉब शॉप। उसमें भी उसकी शेड्यूलिंग और प्लानिंग वगैरह आपको देखना पड़ेगा उसमें, ताकि मशीन आइडल ना रहे, उसका प्लानिंग कैसे हो वो सब आपको देखना है। इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, PPC और शेड्यूलिंग भी आएगा कि आपको कब किस तरह से कितना क्वांटिटी प्लान करना है, किस शेड्यूल में करना है, ताकि आइडल टाइम मशीन का भी कम रहे। और वो मार्केटिंग और सेल्स के साथ मिलकर डिसाइड किया जाता है शेड्यूल और प्लानिंग प्रोडक्शन के डिमांड के हिसाब से आप माल बनाते हो। इसके बाद इसके बाद जो सवाल आता है वो है मटेरियल्स का। अब मटेरियल्स जो हैं, रॉ मटेरियल है। मटेरियल में हम 2 एंगल से इसको देखते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी की बात आती है
तब हम पूरा परचेज़, इन्वेंट्री, स्टोर्स वगैरह की बात करते हैं। और इन्वेंट्री अलग अलग लेवल की है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, फिर रॉ मटेरियल आने के बाद फैक्ट्री में अलग अलग स्टेज में प्रोसेस होता है, उसको हम वर्क इन प्रोसेस WI पे इन्वेंट्री बोलते हैं। फिर माल बन गया, फिनिश गुड तैयार हो गया, लेकिन अभी तक बिका नहीं है, वेयरहाउस या स्टोरेज में पड़ा है, तो वो भी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री कम करने का मकसद है, बिकॉज़ इन्वेंट्री ज़्यादा है तो आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, आपका इंटरेस्ट जैसे जा रहा है उसमें, क्योंकि जब तक माल बेचा नहीं तब तक आपने पैसा रिकवर नहीं किया, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बेची। तो इन्वेंट्री पड़ी रहती है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेज पे, तो आपका पैसा उसमें ब्लॉक रहता है। इन्वेंट्री को स्टोर करना पड़ता है, उसका खर्चा रखता है, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री कम करना आइडियल है, लेकिन बहुत कम इन्वेंट्री करेंगे तो सप्लाई कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उसको जब जितना चाहिए उतना दे नहीं पाएंगे। और स्टॉक आउट का डर रहता है कि भाई चाहिए, बिज़नेस था और हम सप्लाई नहीं कर पाए तो बिज़नेस हमारे हाथ से चला गया, वो शायद हमारे लिए वेट नहीं करेगा कि आप बना के दो, तब तक हम वेट करेंगे। तो ये दोनों के बीच में बैलेंसिंग करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। उसका भी पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वर्कआउट की जाती है, EOQ, कि भाई कितना है ख़रीदना चाहिए। बट ये जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन साथ में स्टॉक आउट का भी फियर है। तो अलग अलग मॉडल्स बनाए गए हैं कि भाई स्टॉक आउट और इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो परचेज़ और इन्वेंट्री और स्टोरेज में इन्वेंट्री का सबसे बड़ा इश्यू रहता है। कभी कभी बल्क इशू ये रहता है कि ज़्यादा ख़रीदेंगे तो इन्वेंट्री ज़्यादा रहेगी, लेकिन साथ में फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा बड़ा बल्क ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सस्ता मिलेगा, तो वो भी एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है। माल ज़्यादा खरीदेंगे तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन माल ज़्यादा खरीदने पे हमको सस्ते भाव में माल मिल सकता है, तो इसका भी एक कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सो बल्क ऑर्डर्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वन हैज़ टू वरी अबाउट। उसके बाद परचेज़ में वेंडर एनालिसिस, वेंडर मैनेजमेंट, सप्लायरों को देखना, सप्लायर का डेटाबेस रखना, सप्लायर को डेवलप करना। कभी कभी प्रोडक्ट के लिए आपके पास वेंडर नहीं है तो वेंडर डेवलपमेंट करना, किसी नए सप्लायर को तैयार करना कि जो आपको दे पाए। सप्लायर कैसा है वो जांचना, उसको एनालाइज़ करना, क्वालिटी दे पाएगा कि नहीं, कैसा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह, वो भी ध्यान रखना है परचेज़ वाले को। फिर उसमें क्रेडिट टर्म्स वगैरह का भी इश्यू आएगा। इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस का भी सब्जेक्ट आता है, जिसमें आप सप्लायर आपको एक पार्ट देता है, लेकिन आपको और उसकी क्या कॉस्ट है, लेकिन आपको आप कहते हो कि मेरे को एग्जैक्टली इसी पार्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा डिज़ाइन में चेंज करके मेरे को थोड़ा अलग सा कर दो, तुमने बहुत ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स डाल के रखे हैं तो मेरे को ख़र्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे सारे फीचर्स की ज़रूरत नहीं, रिड्यूस दोस फीचर्स कम करोगे तुम्हारी खुद की कॉस्ट कम आएगी। तुम प्रॉफिट कम मत करो, अपना खर्चा कम करो, वही प्रॉफिट ऐड करके मेरे को बेचो, लेकिन मेरे को तो सस्ता पड़ेगा बिकॉज आपका कॉस्ट कम आया। तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग हो गई जब आप डिज़ाइन स्टेज पे ये करते हो। वैल्यू एनालिसिस में आपने ये प्रोसेस बाद में की, आपको ध्यान में आया कि हम ये पार्ट ले रहे हैं और अभी हमको ये करना है सप्लायर के साथ मिलके, तो सप्लायर के साथ डिस्कशन करके आप VE भी कर सकते हो। तो ये भी वेंडर मैनेजमेंट और वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग मटेरियल्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसमें टोयोटा का काफ़ी योगदान रहा है। जस्ट इन टाइम और ज़ीरो इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट टोयोटा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किया था। टोयोटा ने प्रोडक्शन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, क्वालिटी साइड पे भी और इस मटेरियल साइड पे भी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जस्ट इन टाइम में आपको ज़रूरत पड़े तभी आप माल ऑर्डर करते हो, तभी आपको मिल जाता है, लेकिन ऐसी परफेक्ट सिस्टम बिठाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें इन्वेंट्री ज़ीरो करना और एग्जैक्टली ज़रूरत पड़े तभी माल मिले और उसका प्रोसेसिंग फटाफट हो जाए, एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से, ऐसा प्लानिंग है, लेकिन हर किसी के लिए करना मुश्किल होता है। इसके ऊपर आगे हम बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।